गुड मॉर्निंग सर। मेरी बात को आप सुन पा रहे हैं? यस सर। थैंक यू। मैं हरिराम वर्मा ऑन बिहाफ ऑफ SASR। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आप सबका मैं स्वागत करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ SASR। आज के थैंक यू सर। प्रोग्राम में हम यहाँ पर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक जो कार्यक्रम है उसके उपलक्ष्य में आज का ये दिन जूम ऐप के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। और ये आज का प्रोग्राम जो विशेष करके यूथ के लिए है, यंग जनरेशन के लिए है, खासतौर से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कोविड-19 में काफ़ी समस्याओं से, लाइक तमाम तरह की चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी, तमाम तरह के इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे एग्जाम का प्रेशर क्यों ना हो, चाहे घर के किसी सदस्य का नौकरी का चले जाना क्यों ना हो, तो इस तरह के तमाम तरह की जो चैलेंजेस आए हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड से ना मिल पाना हो, चाहे अपने गेस्ट से मिल ना पाना हो, तो इस तरह के इश्यूज हमें देखने को मिले हैं और चल भी रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है और हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। कुछ न कुछ इस तरह की मुश्किलें अभी भी हालात बने हुए हैं जो सबके कहीं ना कहीं लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, खास तौर से हमारे मेंटल हेल्थ को। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है ताकि हम किस तरह से अपनी लाइफ को बेहतर लाइफ जी सकते हैं और अपने इस सिचुएशन में, कोविड-19 के सिचुएशन में कैसे हम आगे अपने आप को बढ़ाएं, वो ध्यान में रखते हुए आज का प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है। हमारे साथ हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर विकास भतेजा जी हैं और जो आज एक कुछ ऐसी बातें जो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग को, हमारी होप को, हमारे एक डायरेक्शन को सही रूप देने का जो विचार देंगे उससे हम लोग लाभान्वित होंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं कि कोई भी एक अच्छा कार्यक्रम होने से पहले, शुरुआत करने से पहले गॉड का नाम लेना जरूरी होता है और उसकी शुरुआत हम करते हैं। तो जो हमारे इंडियन कल्चर में है कि एक सरस्वती वंदना की शुरुआत से हम आगे का प्रोग्राम बढ़ाते हैं। तो हम बुलाना चाहते हैं विनीत कुमार जी को, जो कि हमारे D.Ed स्पेशल एजुकेशन के छात्र हैं। वो सरस्वती वंदना को लेकर आएंगे और हमारे बीच में प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू। विनीत कुमार जी। विनीत, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? विनीत किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे हैं। ओके, अभी उनको थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, हम देर नहीं करेंगे। आगे हम बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ का जो अवेयरनेस वीक है, इसमें हम बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं ऑनलाइन, बहुत सारी इस तरह के परामर्श कहीं ना कहीं हम सभी ले रहे हैं। तो आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है कि हम मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, कि कैसे हम अपने डिप्रेशन को, एंजाइटी को कैसे हम मैनेज करें, कैसे उसका प्रबंधन किया जा सकता है, वो डॉक्टर विकास जी आज हमारे बीच में शेयर करेंगे।
थैंक यू सर आज के मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए। मैं थोड़ा सा 2 लाइन सर के बारे में बताना चाहूँगा। डॉक्टर विकास वटेजा इज PhD Cognitive Psychology, MPhil Clinical Psychology, and M.Ed Special Education Intellectual Disability, PGD in Counseling and Behavior Modification, PGD in Rehabilitation Psychology। और सर अभी प्रेजेंटली इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल चंडीगढ़ में वर्किंग है, उसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स में और ग्लोबल हेड ऑफ ब्लेसफुल माइंड में काम कर रहे हैं। एक एडवाइजर के रूप में ये तमाम जो पंजाब और हरियाणा के जो स्कूल हैं वहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो मेंटल हेल्थ का जो फील्ड है उसमें सर एक्सपर्ट हैं, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के फील्ड में चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे वो CWSN के जो बच्चे हैं उनके साथ सर का बहुत तजुर्बा रहा है। पिछले काफ़ी सालों से सर इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आज के इस मीटिंग में अपने विचार को हमारे जो यूथ हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे और लोग प्रोफेशनल्स भी काफ़ी लोग जुड़े हैं, तो कैसे इस कोविड-19 में बहुत सारी जो उनके सामने चैलेंजेस इश्यूज आए हैं, कैसे अपने आप को मैनेज करें, कैसे अपने आप की लाइफ को आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें, उस पर सर विचार प्रकट करें। थैंक यू सर आज की मीटिंग के लिए। आज हमारे साथ आप जुड़े हैं और मैं वेलकम करता हूं सर आपको, और आगे का समय सर मैं आपको देना चाहता हूं। थैंक यू सर। मिस्टर विकास वटेजा जी। सर हमें लगता है सर माइक म्यूट है आपकी। ओके, थैंक यू सर। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। I think now I'm audible. यस सर। Am I audible? आवाज आ रही है सर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. You are Thank you. audible. Thank you. So सबसे पहले मैं आज के इस जो वेबिनार है उसमें आप सबका स्वागत करता हूँ, और मैं आपको थोड़ा आपके चैलेंजेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो बच्चे B.Ed स्पेशल एजुकेशन में है मैं उनको भी थोड़ा सेंसिटाइज करूंगा जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसको लेके। तो सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। बिफोर स्ट्रेस एंजाइटी के ऊपर हम ज़्यादा अच्छी चर्चा करें, आई वुड लाइक टू फोकस ऑन कोविड-19। देखिए, दिस इज अ सिचुएशन विच वाज अनएक्सपेक्टेड। किसी को नहीं पता था कि ये सिचुएशन आ जाएगी। मार्च में ये सिचुएशन आई, हम सब इसके लिए तैयार नहीं थे। तो जब हम इसके लिए तैयार नहीं थे तो हम एकदम घबरा गए जब एक सिचुएशन आई, एक पैंडेमिक आया, ग्लोबल पैंडेमिक था, ग्लोबल लेवल पे इसके इफेक्ट्स थे, तो हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। तो पहली बात हमें इसमें ये सीखनी है कि जिस चीज के लिए भी हम तैयार नहीं होंगे वो हमें समस्या देगी ही देगी। मैं सभी जो खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक पेपर पेन जरूर लेके रखें। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आप नोट्स के तौर पे रख सकते हैं, है ना, अच्छा रिकॉल होगा फॉर द फ्यूचर आपको। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम तैयार नहीं थे तो कोविड-19 का इम्पैक्ट हमें काफी बड़ा बड़ा लगने लगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम के रूप में हमें दिखने लगी। तो कोविड-19 जो था उसकी अगर हमें तैयारी होती, अगर हम पहले से ही प्रिपेयर होते तो शायद इतनी ज्यादा दिक्कत ना आती। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कोपिंग, स्ट्रेस कोपिंग। इस सिचुएशन को कहते हैं हम कि किस तरह से हम परिस्थितियों के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। अब कुछ B.Ed स्पेशल एजुकेशन मैंने देखा, कुछ ऐसी मदर्स भी हैं जिनके पास स्पेशल बच्चे होते हैं। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनका बच्चा स्पेशल है, गिफ्टेड है, और वो बजाय उस बच्चे की पोटेंशियलिटीज देखने के
ये चीज देखते रहते हैं कि हमारे बच्चे को ये दिक्कत क्यों हुई, कैसे हुई, और वो अपने आप में एक स्ट्रेस का बड़ा कारण बन जाता। मैं यहाँ एक अच्छी खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी क्रिएशन नहीं है जो अपने साथ कुछ स्पेशलिटीज ना रखती हो। There is not even a single case. There is not even a single person कि जिसके पास जो है एबिलिटीज ना हो। एबिलिटीज एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। तो some noise is coming. I request कि आप अपने माइक्स प्लीज ऑफ कर लें, प्लीज। तो ये जो आपको स्ट्रेंथ है बच्चे की, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है चाहे स्पेशल बच्चा है, ये स्ट्रेंथ आपको एक्सप्लोर करनी सीखनी। ये ढूंढना है आपको कि बच्चे के अंदर क्या क्या ताकत है। इवन चाहे बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है चाहे कुछ और चीज है, हम दो तरह से दो डोमेन्स पे काम करते हैं। एक वर्बल डोमेन होता है और एक परफॉर्मेंस डोमेन होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कई चीजें हैं जो सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, तो उनमें अगर हम परफेक्ट हैं, जैसे एक गृहिणी है मान लो, अच्छा खाना बनाती है, घर का सारा कामकाज देखती है, बच्चों को अच्छे से रेज करती है, तो अगर मान लो वो सपोज पढ़ाई नहीं कर पा रही, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। परफॉर्मेंस डोमेन तो अच्छा है। तो एबिलिटीज देखना, पॉजिटिव तौर पे एबिलिटीज को देखना, ये एक स्पेशल एजुकेटर का मिशन होना चाहिए। जो भी बच्चा आपके पास है, आपको उसकी स्ट्रेंथ पे ज्यादा फोकस करना है, डिफिकल्टीज पे कम फोकस करना। तो मैं इसको कोविड के साथ इसलिए लिंक कर रहा हूँ क्योंकि कोविड में भी हम लोग तैयार नहीं थे। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, में पढ़ गए। जैसे हम स्पेशल बच्चे के साथ करते हैं कि कैसे हो गया, ये इसका होगा क्या, इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, क्या ये पढ़ लिख लेगा। तो ये दिक्कतें जो हैं इन पे हम आ जाते हैं। कोविड-19 एक वायरस था और उसका इम्पैक्ट हुआ, उससे दिक्कतें आई, क्योंकि बड़ा इम्पैक्ट था तो ग्लोबल लेवल पे दिक्कतें आई और डेथ्स भी हुई, दिक्कतें बड़ी भी हैं, हॉस्पिटल्स में भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अब धीरे धीरे क्योंकि हम इस वायरस को भी समझ पा रहे हैं, हम इसकी जो है साइकिल को भी समझ पा रहे हैं, हमें इससे कैसे निपटने इसको भी समझ पा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो जो फियर है वो कम होता जा रहा है। ये फियर ही बेसिकली स्ट्रेस का कारण होता है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि स्ट्रेस और एंजाइटी जो है उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट फीलिंग stress and anxiety are part of life. एंजाइटी को, स्ट्रेस को आप अवॉइड नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि जीवन में कुछ अच्छा होना है तो वो भी इस करके होना है क्योंकि आपको स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस आम तौर पे दो तरह से हम देखते हैं। एक तो कहते हैं उसको हम यू स्ट्रेस और एक कहते हैं डी स्ट्रेस, यानी कि पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस। अब पॉजिटिव स्ट्रेस कब होता है, जैसे कि मान लो कोई खुशी का मौका है, कोई शादी वगैरह है, तो उससे पहले कि हमें वो हो जाती है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, एक स्ट्रेस सा रहता है, जल्दी से तैयार हों, अच्छे से जाएं वहां, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं टाइम पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, सेलिब्रेशन निकल ना जाए। तो दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। और नेगेटिव स्ट्रेस कौन सा है, जैसे एक्सीडेंट हो गया कार का, कुछ और दिक्कत आ गई, कोई लॉस हो गया, तो नेगेटिव स्ट्रेस हो गया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये घटनाएं हो रही हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि इन घटनाओं के साथ हम कैसे निपटते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये स्ट्रेस जो है, इफ इट एग्जिस्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, लंबा खिंच जाता है, तो दे बिकम ए बर्डन और इवन ए हेल्थ रिस्क।
दिक्कत कब आती है, जबकि ये चीजें जो हैं लंबी चली जाती है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस का कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो आएगा आएगा, वो तो हमें डील करना है। लेकिन अगर ये लंबा चलता है, इफ इट एग्जिस्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, खिंचता जाता है, तो फिर ये स्ट्रेस आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन राइट काइंड ऑफ स्ट्रेस कैन शार्पन योर माइंड एंड रिफ्लेक्सेस। अगर अच्छा स्ट्रेस है, या आप स्ट्रेस को अच्छे से कोप अप कर रहे हैं, या आपकी हैंडलिंग अच्छी है, तो आप मान के चलिए कि ये स्ट्रेस जो है आपको फायदा पहुंचाने वाला है। आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे हो जाएंगे, आपकी अप्रोच पॉजिटिव हो जाएगी, आप चीजों को अच्छे से हैंडल करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो। जितना बढ़िया स्ट्रेस को हैंडल करते हो, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको स्ट्रेस से मिलते हैं। अब स्ट्रेस में एक रिस्पॉन्स है, उसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब कई लोगों को दिक्कत आ गई है स्टडी की, कई लोगों को दिक्कत आ गई है फाइनेंस की, कई लोगों को दिक्कत आ गई है कि बीमारी हमें ना हो जाए। तो दो ही सिचुएशंस हैं, या तो इससे लड़ें या इससे भाग जाएं। आपके ख्याल से अच्छी सिचुएशन कौन सी है, इससे लड़ा जाए या इससे भागा जाए? तो मेरे ख्याल से आप सबका आंसर यही होगा कि इसका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन जब भी आप स्ट्रेस का मुकाबला करोगे, इसके लिए आपके पास तैयारी होनी चाहिए। मास्क किस तरह का लगना है, डिस्टेंसिंग कितनी करनी है, वायरल लोड जो है वो कितना होने से क्या दिक्कत आती है, सैनिटाइज कैसे करना है, सोशल बिहेवियर कैसे होना चाहिए आजकल, हमें अपनी सेरेमनीज वगैरह कैसे सेलिब्रेट करनी है। ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि आप इस सिचुएशन से कैसे निपट रहे हो। तो यहाँ आप मेरे साथ हैं कि हमें चीजों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। We need to fight. When we fight, we get better response. Whenever we fight, we get better response. तो आप ये देखिए कि जो लोग अच्छे से स्ट्रगल करते हैं, अच्छे से चीजों को अडेप्ट करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं विद द सिचुएशंस, तो उनकी बड़ी अच्छी जो है परफॉर्मेंस हो जाती है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा स्ट्रेस के ऊपर ही, कि जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उन्होंने 3 तरह का स्ट्रेस निकाला है, 3 काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। पहला है एक्यूट, दूसरा है एपिसोडिक एक्यूट, और तीसरा है क्रोनिक। ये एपीए की गाइडलाइंस है। तो जो एक्यूट है, वो जो हम एंटीसिपेशन करते हैं, दैट मीन्स कॉमन रिजल्ट ऑफ anticipating stressors, that is acute stress। एकदम जैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन को, वैसा हमारा स्ट्रेस हो जाता है। जैसे कि हमें लगता है कि ये हमारा जो क्लासमेट है, ये हमारे बारे में गलत कहता है, लोगों को भड़काता है, और हम अगर उस पे एकदम रिस्पॉन्ड करते हैं एकदम, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्यूट स्ट्रेस, क्योंकि रिस्पॉन्स जो है वो इमीडिएट, एकदम हमने स्ट्रेसर को क्रिएट किया, एकदम हमने स्ट्रेसर के ऊपर रिस्पॉन्ड किया, और एकदम हमें स्ट्रेस हो गया। तो आप ये देखो कि जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, या परेशानियां होती हैं, या मुश्किलें होती हैं, इसमें आप ये देखो कि
जितने भी पार्टीज होती हैं इन्वॉल्व, सबकी सब परेशान होती हैं, सबको स्ट्रेस होता है। जो पिटा होता है उसको भी स्ट्रेस होता है, और जिसने पीटा होता है उसको भी स्ट्रेस होता है कि मेरा को पनिशमेंट मिलेगी। तो एक्यूट स्ट्रेस तो ये हो गया। अब दूसरा है एपिसोडिक स्ट्रेस। एपिसोडिक स्ट्रेस जो है आमतौर पे जो टाइप ए पर्सनैलिटीज होती हैं उनको होता है, क्योंकि उनमें ड्राइव ज्यादा होता है, इनिशिएटिव्स ज्यादा होते हैं, एक्सट्रोवर्जन होती है, इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब आप इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा करते हो तो नेचुरली स्ट्रेस लेवल भी जो है वो काफी ज्यादा होता है। एंड इसमें क्या होता है कि जो रेकरिंग टाइप ऑफ स्ट्रेस है, हैपनिंग ओवर एंड ओवर, रेकरिंग टाइप ऑफ स्ट्रेस है, बार बार होता है, तो वी कॉल इट एपिसोडिक स्ट्रेस। एक एपिसोड क्रिएट होता है, उसके बाद उसको हम फर्दर रिस्पॉन्ड करते हैं तो एक स्ट्रेस जो है उसकी रेकरिंग हमारे अंदर एक्यूमुलेट होती रहती है और वो दिक्कत पैदा करती है। फाइनली कम्स इज द क्रोनिक स्ट्रेस। नाउ क्रोनिक स्ट्रेस मेन हमारी समस्याओं की जड़ है, जो हम समझते हैं कि हमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बीपी हो जाता है, शुगर हो जाती है, हमें माइग्रेन हो जाती है, हमें सर्वाइकल हो जाती है, हमें दर्दें रहने लग जाती हैं बॉडीज में। तो ये एक नेवर एंडिंग स्ट्रेस है। आपने देखा होगा कई बंदे ऐसे होते हैं कि वो उनको कुछ भी करते रहो दुखी रहते हैं, परेशान ही रहते हैं हर टाइम। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस जो है वो क्रोनिक स्टेज पे, यानी कि नेवर एंडिंग है, खत्म ही नहीं हो रहा। एक स्ट्रेस ठीक कर रहे हैं, एक और स्ट्रेस बंदा पकड़ के बैठ गया है, दूसरा ठीक कर रहे हैं, एक और बैठ के पकड़ के। तो आप ये समझो कि उनका काम चलता रहता है। तो उनके अंदर क्या होता है कि कुछ सोमेटिक कंप्लेंट्स क्रिएट हो जाती हैं। सोमेटिक मींस जो मन से कंप्लेंट्स हैं लेकिन शरीर में पैदा हो रही, सिग्नल माइंड से आ रहे हैं। तो वो कंप्लेंट करते हैं, हमें जी कच्चा हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी। तो 3 तरह के स्ट्रेस कौन से हो गए? एक्यूट, एपिसोडिक एक्यूट एंड क्रोनिक। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस में आप लिखिए 4 तरह के जो है एरियाज हैं जहां पर हमें सिम्टम्स मिलते हैं। वन इज फिजिकल, देन इमोशनल, देन कॉग्निटिव एंड देन बिहेवियरल। तो फिजिकल कंप्लेंट्स जो हैं स्ट्रेस एंजाइटी की कौन सी होती हैं? इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट्स, पेट खराब रहता है एकदम, जैसे कोई न्यूज सुनी, कुछ बात हुई तो लूज मोशन भी शुरू हो सकते हैं, पेट में क्रैम्प्स हो सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस। ये नोट करिए आप, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि एंजाइटी की मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। सेकंड इज चेस्ट पेन विद और विदाउट टैकीकार्डिया। जैसे कई लोग कहते हैं मेरे को धड़कन फील हो रही है। आजकल जो स्कूल के ही बच्चे बच्चियां ऐसे कहते हैं मेरी धड़कन बढ़ रही है, अब सामने एग्जाम का टाइम है, वाइवा का टाइम है, मेरे को पैल्पिटेशन हो रही है, मेरे को महसूस हो रहा है, होल उठ रहा है। तो ये सब दैट इज द फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तीसरा है ट्रबल स्लीपिंग, सोने में दिक्कत होती है। तो मैं बच्चों से ये बात जरूर कहूंगा जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, देखिए कुछ तो कोविड करके कुछ वैसे आप लोगों का मोबाइल पे डिपेंडेंस काफी बढ़ गई है।
आप मोबाइल को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो और रात के टाइम और भी ज्यादा यूज करते हो, तो उससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि जो मोबाइल में आप चीजें देखते हो वो भी आपके इवेंट्स के तौर पे आपके साथ जुड़ जाती है, वो भी आपको स्ट्रेस देती है। तो मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आप एक हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, हेल्दी सोल के कंसेप्ट को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप कम से कम 10 साढ़े 10 के बाद मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। वो टाइम आप इंट्रोस्पेक्शन में, अपना सोने की जो टेंडेंसी है उसको डेवलप करने में, अपना चीजों को प्लान करने में आप लगाएं, और कोशिश करें कि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उस टाइम आपके पास नहीं होना चाहिए। तो मोबाइल नहीं होगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि रात का टाइम में आपको सोनी है, मोबाइल ही एक जरिया, और तो कोई कहीं से कुछ होगा नहीं। तो अगर आप इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो आपकी जो सोने की हैबिट है वो अच्छी हो सकती है। लेकिन जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप ये देखिए कि आपको सोने की दिक्कत आएगी ही आएगी। एंड फाइनली जो है आपको रहता है फैटीग, लेथार्जी रहती है, थका थका रहना। अब 23-24 साल का बच्चा है, वो थकावट है, मेरा सारा शरीर थका थका है, मेरे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को थकावट रहती है, मेरे से काम नहीं होता, सुबह उठता हूँ तो मुझे थकावट रहती है। तो ये फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी है। अब मैं इमोशनल सिम्टम्स में हम देखते हैं, इमोशनल सिम्टम्स में हम देखते हैं प्लीज सब लोग माइक को म्यूट कर दें प्लीज। less than normal patience, less than normal patience। अब ये जो पेशेंस है ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और अगर ये कम हो जाती है तो ये आपकी कमजोरी बन जाती है। तो इमोशनल लेवल पे जो आपको दिक्कत आती है वो क्या आती है, जब आप स्ट्रेस एंजाइटी में होते हैं तो आपका पेशेंस जो है वो कम हो जाती है, धीरज खो बैठते हो आप। एंड देन इज फीलिंग ऑफ सैडनेस, उदास रहते हैं, उदास, लो मूड रहता है, नेगेटिव रहते हो। और तीसरा जो सिम्टम है दैट इज इरिटेबिलिटी, खिजे रहना, कोई नॉर्मल बात भी कर रहा है उस पर भी इरिटेट होना, रिएक्ट करना, जोर से बोलना, खिजना। और फाइनली जो है दैट इज ट्रबल कोपिंग विद लाइफ इश्यूज, जो जिंदगी के मुद्दे हैं उनको डील करने में दिक्कत आ। अब कई बच्चे कहते हैं कि हमारी पेरेंट्स के साथ एडजस्टमेंट नहीं होती, हमें समस्या होती है, हमें कुछ समझता नहीं, हमें कुछ सुनता नहीं, रिलेशनशिप इश्यूज आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं दे आर द इमोशनल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तीसरा है कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव, कोई मुझे बताएगा कि क्या कॉग्निटिव क्या किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉग्निशन? कैन एनीवन टेल? माइक ऑन करके जरा देखिए प्लीज। Yeah. Ability to think, problem solving, analyzing situation. Okay. Addition to that, memory, perception. Also. That's good. Anyone else? It's basically the mental activities which a person is able to perform, like their day-to-day thinking processes are being operated by the mind only. Okay. So the cognitive aspect is related to your mind, it's how it is working.
and how you are Okay. able to cope with it, whether it's deep thinking or perception, how you are actually able to give meaning to the things around you. Okay, that's good. Ability to process all the information by using our senses. So perceiving information through external environment, how we connect through our physical and social environment. Okay, okay. Anyone Ability else? to reason out the problem solving skills whenever you prop up with a situation. So cognition helps you to understand the problem and find a relevant solution to it. Okay. Chaliye, anyone else? The Who's willing cognitive to? refers to the mind one, like whatever we are thinking, whatever is related with mental issues. Like cognitive is mind, thinking, intelligence, cognitive. Okay. That is related with mind. Ability Whatever is to store information. Okay. Ability Okay. to store information and apply it whenever it's required. So not Okay. only is storing, using also in problem solving. Okay, okay. So let me make it more simple now. आपने बहुत अच्छा बताया. तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि cognition is rationalization, logical thinking. When you think with a logic, in fact, आपके बहुत अच्छे answers थे, but you are mixing lot many things, perception, recall, retention. तो हम इसको बड़ा सिंपल बनाते हैं. कॉग्निशन जो है, मैं इसलिए कॉग्निशन पे मैंने थोड़ा फोकस किया क्योंकि कॉग्निशन जो है वो मेन चीज है, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाहे वो मेंटल रिटार्डेशन. ये डेफिसिट हम जब चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कितनी है. दैट मींस जजमेंट एरर्स कैसी हैं. तो बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया. मैं इसको और सिंपल करता हूं. आई कॉल इट रैशनलाइजेशन. जब आप रैशनलाइज करते, जैसे अब मान लो रात के 2 बजे आपको अकेले जाना चाहिए कहीं, तो ये एरिया ऑफ रैशनलाइजेशन. कुछ कहेंगे जाना चाहिए, कुछ कहेंगे नहीं जाना चाहिए, बट ये आप रैशनलाइज करो भाई. आपके पास फैक्ट्स भी हैं, फिगर्स भी हैं, आपके पास सिचुएशंस भी हैं, आपके पास माइंड भी है, आपके पास सजेशंस भी हैं, आपके पास गूगल भी है. आप अपना ये देखो कि बेस्ट क्या है, जाना ठीक है या नहीं है. दिस इज योर कॉग्निशन बिकॉज दिस इज योर लाइफ एंड दिस इज योर इंटरप्रिटेशन. यू आर द रूलर ऑफ योर ओन लाइफ. सो कॉग्निशन जैसे हम समझ गए हैं, तो कॉग्निशन पे आप सबसे पहले चीज लिखिए कि इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन. प्लीज राइट डाउन कॉग्निटिव सिम्टम्स कौन से होते हैं. उसमें हमने क्या कहा, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन. दैट मीन्स वी हैव लैक ऑफ कंसंट्रेशन. वी कैनॉट फोकस ऑन थिंग्स. एंड second part is chronic worrying. We keep on worrying. अब कई आपने लोग देखे होंगे, उनके चेहरे से ही चिंता झलकती है. चेहरे ऐसा होता है, हर टाइम दुखी से रहते हैं. मतलब उनके फेस को देखते ही अंदाजा लग जाता है कि ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है इनकी जिंदगी में. तो ये जो परसिस्टेंट वरिंग है, ये एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. और ये आपको सोमैटिक कंप्लेंट्स जो हैं, साइकोसोमैटिक कंप्लेंट्स बहुत बुरी तरीके से देते हैं. तो वरिंग जो है ये नजर आ जाता है बंदे के अंदर. देन रेपिटेटिव और अनवांटेड थॉट्स, डिस्ट्रैक्शन. सोचते रहना, बस परेशान रहना, सोचते रहना, नेगेटिव ओवर थिंकिंग करते रहना, चीजों को एनालाइज करते रहना. ऐसे लोगों को कि आप जो है घर चलो, तो कहेंगे घर क्यों जाएं. उनको कहो कि परसों आपकी क्लास लगनी है, मैं
सोच रहा हूँ कि क्लास जो है लगनी भी है कि दूसरे से भी कंफर्म कर लूं, क्लास क्यों लग रही है, ओवर एनालाइज करते रहना। सो ये एक स्ट्रेस का कॉग्निटिव सिम्टम है। देन reduced or impaired judgment, reduced or impaired judgment, फैसले लेने में, डिसीजन मेकिंग में इतना बड़ा यहाँ से फेलियर हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी दिक्कतें आ जाती। अब मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा कि जो लड़कियां होती हैं आमतौर पे फेसबुक में देखा, फटाफट अफेयर हो गया, फटाफट शादी होगी, उसके बाद फटाफट माथा फोड़ लिया अपना कि किया क्या मैंने। तो ये जजमेंटल एरर है। एकदम कहीं मेट्रो वेट्रो में प्यार हो गया, 15 दिन में शादी होगी, जो जो वो कहता गया एक्सेप्ट करते गए। अच्छा आपके पापा ये करते हैं, अच्छा ये आपका अपना घर है, ये बाद में अपना जो है शादी के बाद चीजों को हम फैक्ट्स को वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो ये आप ये देखिए कि ये रिड्यूस्ड जजमेंट। तो ये जजमेंटल एरर्स भी ज्यादा होंगी जब आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो ज्यादा होगा। इसके बाद मैं बिहेवियरल एरियाज ले रहा हूं। बिहेवियरल एरियाज में आप मान के चलो कि सबसे पहले चेंज इन ईटिंग हैबिट्स एंड स्लीपिंग हैबिट्स। खाने की जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी, या तो हम बहुत ज्यादा खाने लग जाएंगे, या बिल्कुल खाना छोड़ देंगे, या तो बहुत ज्यादा सोते रहेंगे या बहुत कम सोएंगे, रात को उठ के बैठ जाएंगे, सुबह सुबह उठ के बैठ जाएंगे। और इसके बाद जो दिक्कत आएगी वो है एडजस्टमेंट इश्यूज होंगे। एडजस्टमेंट इश्यूज उसके साथ होंगे, एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, हर किसी के साथ झंझट, हर किसी के साथ झगड़ा, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड देन चेंज इन वर्क परफॉर्मेंस। चेंज इन वर्क परफॉर्मेंस मीन्स कि आपका परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन होता जाएगा टाइम एंड अगेन। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे जाती जाएगी। तो कई बंदे कहते हैं कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं लेकिन मेरी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, तो डेफिनेटली स्ट्रेस जो है वो अंदर है, नॉर्मल लेवल से ज्यादा। अब I must tell you that students are the most common victim of stress. 80% students, they say sometime or often they feel stressed. 80% students, इस टाइम रेशियो आप देखो क्या है। और 13% कॉलेज स्टूडेंट्स, उनको डिप्रेशन डायग्नोज्ड हो चुका है। और 34% स्टूडेंट्स फील करते हैं कि दे आर डिप्रेस्ड, दे फील लाइक दे आर डिप्रेस्ड। और 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें सुसाइडल आइडिएशन होती है। स्टूडेंट जो सुसाइडल आइडिएशन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बस छोटा सा उनको ट्रिगर चाहिए, कोई रिलेशनशिप फेलियर हो गया, कोई ब्रेकअप हो गया, कोई क्लास में परफॉर्मेंस नीचे आ गई, बस वो कहते हैं जिंदगी यहीं निपट गई बस हमारी। तो दैट आइडिएशन इज वेरी रॉन्ग। तो मैंने जो आपको डाटा दिया है ये बड़ा अलार्मिंग डाटा है। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपको इन चीजों को समझना है। तो अगर 80% लोग जो है वो स्ट्रेस फील करते हैं तो इसको मतलब स्ट्रेस रेशो बहुत ज्यादा है। तो इससे कैसे निपटना है ये आपको देखना है। अब आप ये देखिए कि अगर ये डिस्कस किया जाए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट से फायदा क्या होगा, तो मैं इसका आपके रेफरेंस पे आंसर दूंगा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन मेक योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस बेटर। क्योंकि एकेडमिकली बहुत अच्छा चलेगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनेंगे, चीजों को आप एंजॉय करेंगे, चीजों को सीखेंगे, कंपेनियनशिप होगी, अपॉर्चुनिटीज होंगी।
आप अपनी जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, जब स्ट्रेस कम या ना हो तो ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, अदरवाइज आपको कुछ नहीं दिखता। सो बेसिकली जो फैक्टर्स हैं वो मैं आपके साथ थोड़े डिस्कस करना चाहूंगा कि किन किन कारणों से स्ट्रेस होता है। तो पहला है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अब आप देखिए, आम तौर पे बच्चों के खर्चे जो हैं वो ज्यादा होते हैं और इनकम कम होती है। तो फैमिली लेवल पे ही कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट्स देनी है, कुछ और खर्चे ज्यादा हैं, प्लस हमें लगता है कि यार हमारे अपने ऊपर खर्च नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसमें मेरा कहना ये है कि इसमें स्ट्रेस होने की बजाय आपको अपना एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाना चाहिए। दूसरों को इम्प्रेस करने की बजाय आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि वी आर ए मिडिल क्लास फैमिली और हमारे पास लिमिटेड फाइनेंस हैं, या कोविड-19 के कारण हमारे घर में कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें आ गई हैं। ट्राई टू एक्सेप्ट इट। हवा में नहीं उड़ते रहो, फिर चीजों को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ये कह दो कि भाई हमारा आजकल हार्ट टाइट है। व्हेन यू विल एक्सेप्ट तो आपकी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी कम हो जाएगी। दूसरा है आपके रिलेशनशिप इश्यूज। अब रिलेशनशिप इश्यूज ये है कि हर बंदा रिलेशनशिप करना चाहता है, हर बंदा प्यार करना चाहता है। रिलेशनशिप कैसे निभाने हैं ये किसी को नहीं पता, प्यार कैसे निभाना है ये किसी को नहीं पता। प्यार क्या है, फ्रेंडशिप क्या है, रिलेशनशिप क्या है, शादी क्या है, ये किसी को नहीं पता। बस कुछ रोल डिफाइन नहीं है, रोल कंफ्यूजन है। शादी होगी तो बाद में पता चलता है कि यार ये तो बंदा मेरा दोस्त बनने लायक भी नहीं था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस देती हैं, क्योंकि हमारी इसमें जजमेंट जो है पुअर होती है, सिलेक्शन हमारी गलत होती है। एक गलत दोस्त चुन लिया, उसके बाद मुसीबत मोल ले लिया हमने। एक गलत बंदा चुन लिया और उसका रिलेशन कर लिया, फिर मुसीबत शुरू हो गई हमारी। तो मैं इसमें एक कहता हूं कि कभी भी आप ओवर कमिटमेंट ना करें, कभी भी अपने आप को अंडर वैल्यू ना करें। तो दो चीजें अगर आप करोगे आपको जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अपने को अंडर वैल्यू नहीं करना और कभी ओवर कमिटमेंट नहीं करनी, इससे स्ट्रेस बढ़ता है। आप अगर मान लो आपका कोई दोस्त है या आपका कोई संबंधी है या कोई साथी है, तो अगर आप उसको क्लियर बता देंगे कि दिस इज माय स्टेटस, उसके बाद भी अगर आपके साथ वो अच्छा रिश्ता रखता है तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं वर्कआउट होगा। लेकिन छुपा छुपा के और उसको ले लेके लटका लटका के और सारा लंबा और गंदा करना, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो मैं इससे पहले कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आऊं, मैं आपको 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो है वो बताना चाहूंगा। 3 कौन कौन से टाइप्स हैं? एक तो सोशल स्ट्रेस है, एकेडमिक स्ट्रेस है और स्ट्रेस एज ऑन द डेली लाइफ। 3 तरह के स्ट्रेस जो स्टूडेंट्स को होते हैं। कौन कौन से? सोशल, एकेडमिक एंड डेली रूटीन के जो। तो ये आप थोड़ा नोट कर लें कि सोशल टाइप पे उनको पहली दिक्कत आती है डीलिंग विद द न्यू रिलेशनशिप्स। नए नए दोस्त बनाना, नए नए रिलेशन बनाना, लोगों के साथ कैसे डील करना है, तो सारी चीज को आपको बड़े अच्छे से मैन्योवर करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये चैलेंज है सोशल लेवल पे। देन इज बैलेंसिंग योर एकेडमिक लाइफ विद सोशल लाइफ। इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आपकी जो एकेडमिक लाइफ है और आपकी जो सोशल लाइफ है, इसमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है।
मिक्स नहीं होनी चाहिए। यानी कि सारा दिन आप गप्पे मारते रहे, काम ही नहीं किया, सीखा ही कुछ नहीं। स्पेशल एजुकेशन जो है एक छोटा एरिया नहीं है, एक ब्रॉड फील्ड है। इसमें फ्रॉम असेसमेंट टू इंटरवेंशन आपको बड़ा शार्प होना पड़ेगा। और रिलेशनशिप आपको ये सिखाते हैं कि किस तरह से आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, किस तरह से आपकी कमिटमेंट जॉब के साथ कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको ये सीखनी होती हैं जब आप अपने कोर्सेज परस्यू करते हो। अब तीसरी चीज जो है कि कुछ बच्चे जो हैं वो फैमिली के साथ रह रहे होते हैं तो फैमिली एडजस्टमेंट्स में दिक्कत आती है, कुछ बिना फैमिली के रह रहे होते हैं तो उनको उस तरह से अडेप्ट करने में दिक्कत आ रही होती है। तो ये तो सोशल फ्रंट पे स्टूडेंट्स की दिक्कतें हैं। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द एकेडमिक पार्ट। तो उसमें क्या है कि एक तो स्ट्रिक्ट स्केड्यूल्स स्ट्रेस डालते हैं। जैसे हम कहें कि 8 बजे कॉलेज लगेगा, 8 से 6 लगेगा, आपको बीच में जा नहीं सकते, 2 घंटे का सेशन है, तो ये सब आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं। देन डेडलाइंस होती हैं कि परसों तक आपको जो है अपनी वर्क बुक कंप्लीट करनी है, आपको अपना प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करके लानी है, परसों तक करनी है, अब डेडलाइन तंग करती है, ये स्ट्रेस डालती है। देन चैलेंजिंग क्लास एग्जाम्स, जो एग्जाम्स हैं उनमें दिक्कत आती है कि कौन आगे न निकल जाए, मैं कहाँ, मैंने तैयारी नहीं करी अभी तक, तो ये भी स्ट्रेस आता है इसमें। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो दिक्कत, नहीं दी जाए तो दिक्कत। क्लास में किसी को काम दिया जाए तो प्रॉब्लम, नहीं काम दिया जाए तो वो कहता है कि मेरे को कोई पूछता ही नहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक स्ट्रेस क्रिएट करती है। एंड देन इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। आम तौर पे बच्चे जो हैं वो प्लान नहीं करते, टाइम प्लान नहीं होता उनका, वो अपने आप को उलझा के रखते हैं और टाइम पे काम नहीं करते, उससे दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अब डेली लाइफ में एक तो डेली रूटीन की दिक्कतें हैं। आप सुबह कितने बजे उठ रहे हैं से लेके आप कितने बजे सो रहे हैं, ये सारा आपका डेली रूटीन है। क्या क्या कर रहे हैं इसमें, आप खाना कैसे खा रहे हैं, आप चीजें कैसे हो रही हैं, ये सब आपको जो है स्ट्रेस दे सकते हैं अगर आप इनको टाइमली नहीं कर रहे। एंड देन इज डेली कम्यूट, जाना है, बस में जाना है, मेट्रो में जाना है, उसकी दिक्कत है पूरी, कैसे करने हैं उसको मैनेज। देन पार्ट टाइम जॉब, अब कई होता है कि कुछ इनकम तो शुरू हुई नहीं, कुछ इनकम भी हो जाए, कुछ देख लूं मैं, वो भी एक स्ट्रेस है। एंड फाइनेंशियल बर्डन्स, कई बार कुछ बच्चों के ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन होता है, पेरेंट्स इतने अच्छे वेल ऑफ नहीं होते, तो उनको लगता है कि हम कुछ पैसे बनाएं, तो वो भी एक तरह का स्ट्रेस होता है। तो ये बच्चों में स्ट्रेस जो है ये रूटीन में होता है। कोविड के बाद एक नया स्ट्रेस क्या हो गया है कि रिलेशनशिप लैक हो रहे हैं, रिलेशनशिप समझ नहीं आ रहे कैसे चलेंगे, मिलना नहीं हो पा रहा, चीजें समझ नहीं आ रही। अगर एग्जाम्स भी हो रहे हैं वो भी देने का मजा नहीं आ रहा, स्टडी करने का मजा नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट्स ऐसा फील कर रहे हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप एडेप्टेशन करना सीख जाएंगे, अगर आप एडजस्ट करना सीख जाएंगे, तो ये चीजें आपको बड़ी नॉर्मल लगेंगी। तो फाइनली अब मैं आता हूं इन सब की मैनेजमेंट। बिफोर आई कंक्लूड, आपको मैं बताऊं कि आप स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके लिए हम लिखेंगे टाइम मैनेजमेंट। जिस बंदे ने अपना टाइम मैनेज कर लिया उसको स्ट्रेस नहीं हो सकता। आई ऑलवेज से, आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ, स्केड्यूल बनाओ, अपनी प्रॉपर प्लान बनाओ कि मुझे कब कब क्या करना है और वैसा करो। ये काफी हेल्प करता है स्ट्रेस और एंजाइटी मैनेजमेंट में। देन एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स, नॉर्मल एक्सरसाइज कर लो, नॉर्मल एरोबिक्स कर लो, हल्की फुल्की सैर कर लो, अगर बाहर नहीं निकला जा रहा आंगन में टहल लो, छत पे टहल लो थोड़ा,
थोड़ा योगा कर लो। ब्रीदिंग टेक्निक्स में कुछ नहीं करना, अगर और कुछ भी नहीं समझ आ रहा, सिर्फ लेट के लंबी सांस लें और छोड़ें, यही 10-15 बार कर लो। दिस विल रिलैक्स यू, बट कुछ ना कुछ जरूर करें। एंड तीसरी चीज है स्टे पॉजिटिव। मैंने देखा है कि जो निंदा, चुगली, छल कपट, प्लानिंग, कॉन्स्पिरेसी, ब्लेम गेम में पड़ते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो तेजी से बढ़ जाता है। तो कोशिश करें पॉजिटिव रहने की। आप यहाँ लोगों को ठीक करने नहीं आए, लोगों को अच्छा करने नहीं आए, आप यहाँ खुद अच्छा रहने और आनंद मनाने आए हो, ये सोच के चलो। तो कोशिश यही करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो इन ऑल सिचुएशंस, एंड देन यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर एकेडमिक लाइफ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर हम 5 दिन पढ़ते हैं, एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे तो हम तो पता नहीं कितना बड़ा काम कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। एकदम में हम स्ट्रेस लेते हैं, इकट्ठा पढ़, नोट्स बना, शॉर्टकट कर, इधर उधर की चीजें लिख करके। बट क्या होता है कि हम एग्जाम तो क्लियर कर लेते हैं, स्पेशल एजुकेटर तो बन गए, लेकिन स्पेशल एजुकेटर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं होती। एक बच्चा सामने आता है, घबरा जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि अगर आपको 1 साल मिला है तो 1 साल बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको 2 साल मिले हैं तो बहुत बड़ी चीज है। 2 साल में आप सारा कुछ सीख लो। बच्चे की स्ट्रेंथ हर बच्चे की आपको पता होनी चाहिए जिससे आप डील कर रहे हो। बच्चे का कॉग्निशन कैसा है पता होना चाहिए। बच्चे के साथ जो है किस तरह की डिफिकल्टीज हैं पता होना चाहिए। 3 चीजें आपने देखनी है जब भी किसी भी बच्चे को देखने हैं। एक तो ये है कि क्या बच्चा सेल्फ हेल्प कर सकता है। तो हम 3 चीजें देखते हैं उसमें, वेदर ही इज मैनेजेबल, ट्रेनेबल और एजुकेबल। तो तीनों चीजों में जिद नहीं करनी। अगर एजुकेबल है ठीक है, अगर एजुकेबल नहीं है तो ट्रेनेबल है, ट्रेनिंग पे फोकस करो। रेपिटेटिव ट्रेनिंग कई बार एजुकेशन से बढ़िया काम करती। और अगर ट्रेनेबल भी नहीं है तो मैनेजेबल। हमें फैमिली को सेंसिटाइज करना है कि इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। बस आपको चीज मैनेज करनी आ गई तो बात खत्म होगी। लेकिन घुमाना फिराना नहीं है, कमिटमेंट गलत नहीं करनी, गार्डियंस को प्रॉपर गाइड करना है कि देखिए आपका बच्चा इस स्टेज पर है और हमें इसको ऐसे करना है। तो उसमें असेसमेंट इज वेरी मच नीडेड। लेकिन चाहे मैनेजेबल है, चाहे ट्रेनेबल है, चाहे एजुकेबल है, एक काम तो पक्का है कि आपको अपना काम उसी टाइम से शुरू कर देना है जब बच्चा आपके पास आता है। असेसमेंट की वेट नहीं करनी, क्योंकि पेरेंट्स जो है आपको जो हिस्ट्री बताएंगे और जो चीजें होंगी उसके बेस पे आप आगे का बहुत बढ़िया एक स्ट्रक्चर बना सकते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक स्पेशल एजुकेटर जो है पेरेंट्स की तरह होता है, उसका रैंक पेरेंट्स जैसा होता है। एक जो स्पेशल एजुकेटर टीचर है वो एक माँ की तरह होती है। अगर माँ से कम वो एम्पैथी रखेगी कभी भी स्पेशल बच्चे को डील नहीं कर पाएगी। तो आपको ये चीजें भी अपने अंदर डेवलप करनी है। एंड देन आपको जो है प्रोक्रेस्टिनेशन स्टॉप करना। ये याद रखो कि अगर स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल बढ़ेगा तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन भी होगी। प्रोक्रेस्टिनेशन से मेरा मतलब क्या है कि आप अनइम्पोर्टेंट चीजें ज्यादा कर रहे हो, इंपॉर्टेंट चीजें कम कर रहे हो। जैसे अपना कॉलेज से आके मोबाइल लेके बैठ गए, इधर उधर टीवी लेके बैठ गए, फोन करने बैठ गए। परसों एग्जाम है, अच्छा आज तो कोई नहीं, आज थोड़ा पढ़ लूंगा, कल थोड़ा पढ़ लूंगा, कल का दिन निकल गया, नहीं मैं रात को बस आज सारी रात लगा के पढ़ूंगा।
अब रात को नींद आ रही है, मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा। सो क्या है कि अनइम्पोर्टेंट चीजें आप ज्यादा कर रहे हो, इंपॉर्टेंट चीजों पे आप डिले कर रहे हो, दिस इज नॉन एज प्रोक्रेस्टिनेशन। और ये कॉमन है, जब भी आपको स्ट्रेस एंजाइटी होती है तो आपको ये जो है दिक्कत आती है। एक बात मैं आपको और इसमें कहना चाहूंगा मैनेजमेंट में, कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी जब आपको प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। आपको एक टाइम में एक ही काम करना है। एक काम करना है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी। एक साथ ही सारे काम, खाना भी साथ में, बुक भी साथ में ले रखी है, सामने टीवी भी चल रहा है, इधर से फोन पे भी बात चल रही है, तो वो नुकसान हो जाएगा और ज्यादा। तो टेक वन स्टेप एट ए टाइम, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करने हैं। और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। कोशिश करो कि अगर आप अच्छे रिलेशंस बनाना चाहते हो तो ट्राई टू बी इंफॉर्मेटिव, ट्राई टू बी स्पोर्टिव। तो कोशिश करो कि फ्रेंड्स के साथ, अकेला बैठने के बजाय फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग ज्यादा करो, फैमिली के साथ शेयरिंग ज्यादा करो, समय ज्यादा बिताओ इन लोगों के साथ। एक मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपको स्ट्रेस है तो आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। वैसे भी ज्यादा पीना चाहिए, पर ऐसे में 10 से 15 गिलास स्ट्रेस होने पर आपको रोज पीने चाहिए। और सैलेड, फ्रूट्स वगैरह आपको रेगुलर खाने चाहिए। और स्ट्रेस के टाइम में आपको एक और चीज क्या करनी है कि जो आपको पसंद है आपको वो काम करने चाहिए। ट्राई टू डू द थिंग्स विच यू लव डूइंग, डू दैट। तो आप अपना जो है वर्कलोड ज्यादा ना करें, ज्यादा चीजें इकट्ठी ना करें, उतना ही काम करें जितना आप कर सकते हैं। तो आप स्ट्रेस से धीरे धीरे, अगर इन सब चीजों का पालन करेंगे, धीरे धीरे स्ट्रेस से आप बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज में भी जो है स्पोर्ट ग्रुप्स बने होते हैं, स्टूडेंट स्पोर्ट ग्रुप्स, आप उनकी मदद ले सकते हो, प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। लेकिन आप किसी भी हालत में अपने आप को अलग थलग फील ना करें, क्योंकि एक छोटा सा स्ट्रेस जिंदगी को क्रिपल कर सकता है। इसलिए स्ट्रेस को कभी अनदेखा ना करें। कोशिश करें इतना पॉजिटिव रहें, इतना सब कुछ रहें कि आपको परेशानियां जो हैं वो नजर ना आए, आपको उनके सॉल्यूशंस नजर। तो मैं यहाँ अपनी बात खत्म करता हूँ। मैंने ये लिमिटेड टाइम में जितना मैं कर सकता था, ज्यादा से ज्यादा मैंने कोशिश की है आपके साथ शेयर करने की। आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज मुझे बताएं, क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो दो बातें होंगी। या तो आपने इतना ज्यादा समझ लिया है या आपको ये सब कुछ पहले से ही पता था। दूसरा, आपको कुछ भी समझ नहीं है। तो मेरे लिए भी फीडबैक होगा, मैं भी देखूंगा इसको कि और बेहतर मैं कैसे कर सकता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन। थैंक यू सर। चलिए नीतू जी प्लीज। सर कभी कभी क्या होता है, जब हम एंजाइटी में होते हैं तो खुद की थिंकिंग को, खुद के माइंड को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उस टाइम पे टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं, मीन्स टाइम टेबल कैसे इफेक्टिव होगा अगर ऑलरेडी पर्सन एंजाइटी में है तो? यस, देखिए एंजाइटी जो है बेसिकली उसमें ये दिक्कत आपको आती है, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपको उठना तो पड़ेगा। आपके पास तो ऑप्शन ही दो हैं, या तो फार्मेकोथेरेपी है यानी कि दवाइयां लेना, या आपको खुद से जोर लगाना। तो मैं ये नहीं कहता कि आप टाइम टेबल लिखने बैठ जाएं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप प्लान करें कि व्हाट नेक्स्ट। अब ये चीजें तो नहीं हुई, ये दिक्कत तो है, ये तो काम नहीं हो रहा, बट मैं क्या कर सकता हूँ इस टाइम, व्हाट इज पॉसिबल राइट नाउ। So basically, मेरे को ये समझ में आया कि टाइम टेबल आपको एंजाइटी फ्यूचर में कम करेगा। तो जब आप एक अच्छे जोन में है तब आप अपना प्लानिंग आप करें और मन उसके में बेसिस पे बनाओ, आप अपनी जब मन में बनाओ, आप मन में बनाओ कि मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है।
आप उसको लिखो ना, लिखने की स्थिति में नहीं हो आप। एंजाइटी में आप सिर्फ मन में बनाओ कि मुझे अब उठ के ये काम करना है। जैसे आपको मान लो मूवी देखने का मन है, आप मूवी देख लो। आपको मूवी देखने का मन नहीं, आपका किचन का मन है, आप किचन में चले जाओ। आपका किचन में नहीं, गार्डन में बैठने का मन है, गार्डन में बैठ जाओ। आपका रीडिंग का मन है, जो मन है आप वहां से अपना स्केड्यूल शुरू करो। तो आपको कुछ ना कुछ टाइम को रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी। शुरू करोगे फिर धीरे धीरे खुल जाएगा। हाँ जी। एक्चुअली Yes, ma'am. सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, बहुत बार क्या होता है कि बहुत कूल रहते हैं आप ऑलवेज, लेकिन जब एकदम से कोई सडन आया, जैसे एग्जाम हुआ, तो आप एंजाइटी फील करते हैं, एकदम से प्रेशर फील करते हैं। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर रहे हो फिर भी लगता है कि क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो कौन सा पोर्शन करें, कैसे प्रायोरिटाइज करें, तो एंशियस हो जाते हैं। तो उस हाँ टाइम को कैसे आप डिवाइड कर सकते हैं? एंजाइटी के दो टाइप्स होते हैं। एक तो उसको कहते हैं हम हेल्थ एंजाइटी, और एक कहते हैं हम उसको परफॉर्मेंस एंजाइटी। तो ये परफॉर्मेंस एंजाइटी में होता है कि जब भी हम कुछ होने लगता है तो हम एकदम बेचैन हो जाते हैं। जैसे आमतौर पे वाइवा वगैरह होता है तो उसमें हम बड़े नर्वस होते हैं कि पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप अपनी एंजाइटी पे वर्कआउट करो, मैं वही कह रहा हूँ, आप लंबी सांस लें, आप पानी के 1-2 गिलास पी लें। जैसे आपका वाइवा होने वाला है तो उससे पहले अगर आप ये 2 चीजें भी कर लेंगे, क्या कि एक तो आप पानी पी लें, दूसरा आप अपना जो है लंबी सांस लें, कुछ टाइम तक आप ब्रीदिंग करें, तो यू विल फाइंड योरसेल्फ ए डिफरेंट पर्सन। आपकी एडेप्टेशन बेटर हो जाए। आप पहले जो है एंटिसिपेशन ना करें, एंटिसिपेशन ऑफ द वर्स, कि मेरा तो मुझे तो आते ही कुछ नहीं है। क्योंकि जो वाइवा लेने वाले बंदे होते हैं वो सारे के सारे उस सब दौर से गुजरे होते हैं जिनमें आप हो, तो सबको पता होता है। अब मान लो मैं कहीं वाइवा लेने जाता हूँ, मेरे को तो खुद को पता है कि जब मेरा वाइवा होता था तो मैं कैसे होता था। तो मैं तो बड़ा पॉजिटिव होके चलता हूँ कि ठीक है भाई, जो कुछ बोल रहा है वो बोलना ही बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको अपना एक रूल सेट करना है। आपको ये नहीं सोचना कि हाँ मेरे को अच्छा गलत का चक्कर ज्यादा करना नहीं। आपकी वाइवा में एबिलिटी चेक नहीं हो रही, वाइवा में आपका कॉम्प्रिहेंशन आपकी चेक होती है कि आपको चीजें समझ कैसे हैं, आपकी एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप कैसे बच्चों के साथ डील कर पाएंगे, वो चीजें। तो मैं तो एकदम जैसे कोई स्टूडेंट बैठता है मैं वहीं से असेस कर लेता हूँ कि ये क्या करने जा रहा है आने वाले कल में। तो मेरे को मैंने ये थोड़ी पूछना है, हाँ बताइए डिफाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या आईडी के टाइप्स बताइए, इसका तो मतलब ही नहीं है। मैं तो देखते ही जैसे आप अपनी पिक भेजें, मैं आपको आपकी पिक देख के बता दूंगा कि आप एक अच्छे स्पेशल एजुकेटर बनने जा रहे हैं कि नहीं बनने जा रहे। एम्पैथी देख लूंगा, आपका कॉन्फिडेंस देख लूंगा, आपकी कम्युनिकेशन देख लूंगा, क्लियर हो जाएगा। आप शाई हैं, इंट्रोवर्टेड हैं, बात नहीं करना चाहते, आपको जो है चीजों को समझाना नहीं आ रहा, आप उसके बाद स्पेशल एजुकेटर कैसे बन सकते हैं। तो पहले एंटिसिपेशन ना करो। ट्रेन में पकड़ने जा रहे हो, पहले एंटिसिपेशन ना करो भी ट्रेन तो छूट ही जाएगी, छूट ना जाए। जब छूटेगी तब की बात है, अभी पहले आप अच्छे से पहुंचो स्टेशन। तो दिस इज द वे, राइट? राइट सर, राइट सर, थैंक यू सर। I have Anyone else? so I would like to ask a question. Yeah. When we are working with children with special needs, especially early intervention, the pre-primary years or below the formal school starts, children who have signs of learning disability or any kind of disability, early signs when you have not got them diagnosed, they also experience anxiety. How do you help those children, like they have frequent washroom trips? The moment you will ask a child to start writing, maybe because of the difficulty with writing and the fine motor skills not being developed, the child wants to go to the washroom very frequently. This is a sign of anxiety, one can see it. How do you help the child who is so young and fragile? Could you tell us some pointers to be taken care of for the young children? Yeah. So this is a good question basically. And I would like to tell you that as a special educator, you are not supposed to
make a differentiation between a special child or a normal child. Every child is important. Once the child is below 5 years of age, so every child is all alike, you see. Symptoms will come only when we make the assessment, will make the further evaluation. So we find that the child is having this special problem. Now, my point is that every single child who is below 5 years of age may be having good, fine or gross motor abilities. I'm not putting anything on that. My point is that at least he is depending on you for everything. So here your area of training plays a role. How you deal with the child is very important, because whatsoever you are giving training to the child, you are getting free from that area. You need to train the child with repetitive learning. Condition करना है बच्चे को. We need to condition the child. Like I give you an example that the child toilet sitting में हमने उसको train करना है, तो it's not like कि उसको पहले दिन ही जाके बिठा दिया और उसकी सारी चीजें कर दी. हो सकता है कि पहले दिन आपको उसके साथ वहां पर उतनी देर ही स्टे करना, उसके बाद इसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट, रिवार्ड वर्सेस पनिशमेंट. तो स्पेशल एजुकेटर्स को मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, रीइंफोर्समेंट हमेशा रखा करो. ये बहुत बड़ा टूल है. मैं कहता हूँ इस दुनिया में सबसे बढ़िया स्पेशल एजुकेटर वो है जिसके पास एम्पैथी है और रीइंफोर्समेंट मेथड्स. तो जैसे बच्चे ने उस दिन मान लो आपके साथ स्टे किया, तो ये नॉर्मल चीज है. अगले दिन भी स्टे किया, नॉर्मल चीज है. उससे अगले दिन भी स्टे किया, नॉर्मल चीज. फिर एक दिन आपने किया कि आप बीच में से आ गए, देन सी बच्चा कॉल कर रहा है, बच्चा आपको आवाज लगा रहा है, और अगर बच्चा आपको आवाज लगा रहा है तो ये सेकंड पार्ट ऑफ ट्रेनिंग हो गया कि बच्चा थोड़ा सा ट्रेन हो गया है. अब उसको स्टे रखने की जरूरत नहीं है साथ में. कई बार सिर्फ छोड़ के आ गए. फिर वो पानी का कैसे इस्तेमाल कर रहा है, टैप को कैसे खोल रहा है. तो ये एक लर्निंग है जो आपको देखनी है. ये एक प्रोसेस है. ये नॉर्मल बच्चे के साथ भी है और स्पेशल बच्चे के साथ भी है. नॉर्मल बच्चा जो है जल्दी उन चीजों को अडेप्ट कर लेगा, स्पेशल बच्चा थोड़ा टाइम लगाएगा या नहीं कर पाएगा. वो भी एक पार्ट ऑफ आपका असेसमेंट हो जाएगा. आप इवेल्युएट कर लोगे कि ये बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है. आपको बकायदा मदर्स को नोट्स, लाइक आई वाज इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, सो वहाँ बकायदा उनकी वर्क बुक्स थी कि कितने दिनों में बच्चे ने कौन सी ट्रेनिंग की, कैसे उसने किया, कैसे उसने क्या किया. एक एक चीज उन्होंने फ्रॉम बर्थ टू आगे सारी रखी होती है, रिकॉर्ड्स बनाए होते हैं. तो आपको ये चीजें करनी है. तो विद एम्पैथी एंड रीइंफोर्समेंट आपको जो चीजें हैं वो रिकॉर्ड करनी है कि आज बच्चे ने ऐसे किया, आज नहीं कर पा रहा है. Thank you so much, sir. So how do we, this is for the young children. What about the children who get diagnosed? They have a formal diagnosis, say learning disability for a child who is in grade 4. So whenever the easy targets are there, child can cope with it. Again, without training on that element, one cannot help the child deal with the anxiety. You need to train them, right? Intellectual disability means that you need to get the IQ done of the child. That is done if your child has a formal testing of learning. Okay. Please hold on. Please hold on. Okay. Done. That is very important. I mean, you cannot judge on a person's report कि बच्चे की ये रिपोर्ट है इसके बेस पे करो. नहीं, आपको अपनी इवेल्युएशन करनी. आपको बच्चे का DQ या IQ डन करना ही करना है. जो केस आप बता रही है उसमें एक चीज आपको देखनी है कि इंटेलेक्चुअल डेफिसिट तो आ ही गया. अब 3 चीजें हम जब IQ करते हैं, 3 चीजें हम और करते हैं. कौन कौन सी?
Do you know that? Do you know abstract index, concrete index, working memory? ये भी IQ से पता चलती है. IQ के अलावा हमें ये 3 चीजें भी पता चलती हैं. एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्स, दिमाग कितना है. कंक्रीट इंडेक्स, दिमाग कितना इस्तेमाल हो रहा है. और वर्किंग मेमोरी, एट ए गिवन टाइम कितनी मेमोरी आपकी जो है वर्केबल होती है. तो ये चीजें भी पता चलती हैं. अब 2 डोमेन्स हम देखते हैं, वर्बल और परफॉर्मेंस. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में नो डाउट उसका वर्बल पार्ट वीक हो सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस फ्रंट पे वो अच्छा कर सकता है. तो हमें उस परफॉर्मेंस एरिया को ज्यादा एक्सप्लोर करना है. जो काम वो अपने हाथ से कर सकता है, उसकी जो मोटर डेवलपमेंट है, उस पे हमें ज्यादा फोकस करना है. दिस इज द मैनेजमेंट. Thank you, सर सर मेरा एक छोटे बच्चे से ही रिलेटेड है. कभी कभी क्या होता है, चाहे वो टिपिकल हो, न्यूरोटिपिकल हो या स्पेशल नीड हो, कभी कभी क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है समझ पाना है कि बच्चा इंटेंशनली स्केप के लिए कर रहा है या सच में एंजाइटी हो रही है. तो कभी कभी वो इतना माइल्यूट डिफरेंस रहता है कि बहुत मुश्किल हो पाता है कि मैं उसे फर्म होकर काम कराएं या फिर उसे टास्क को चेंज कर दे या हेल्प कर दे. तो ये कैसे जज करें कि ये जानबूझ के इंटेंशनली स्केप के लिए है या सच में एंजाइटी हो रही है. कुछ सिम्टम. देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मान के चलना है कि कोई भी बच्चा जो है, जब वो रेज हो रहा है, वो एक इंडिविजुअल है. एक आपकी जायदाद नहीं है, वो एक अलग चीज है. आपने सिर्फ नेचर का काम किया है कि आपने उसको ये दुनिया दिखाई है. तो ये नहीं आप उसके कस्टोडियन बन के जैसे आपके माँ बाप ने किया वैसे ही आप करो. मैं आपसे पूछता हूँ, आपने क्या कोई मैरिज का डिप्लोमा किया है? कोई मदरहुड का डिप्लोमा किया है? बच्चे कैसे पालें, बच्चे कैसे पालते हैं, इसकी कोई ट्रेनिंग ली है? ये सारी की सारी आपकी ट्रेनिंग है जो आपको लगता है कि जैसे मेरी हुई थी मुझे वैसे करनी है. बट अब टाइम चेंज हो गया. तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि बच्चे की किसी भी एक्टिविटी को आप एंडोर्स करना सीखो, चाहे वो गलत है चाहे ठीक है. डू नॉट ट्राई टू कंक्लूड, ट्राई टू सी, ट्राई टू वॉच हिम डूइंग समथिंग. क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत वो है कि जब बच्चा इनिशिएटिव्स नहीं लेता, लैक ऑफ ड्राइव इज ए प्रॉब्लम. बच्चा अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, इज नॉट ए प्रॉब्लम. बच्चा काम कर रहा है, दौड़ भाग रहा है, चीजों में इधर उधर कर रहा है, वो तो हम बाद में देखेंगे कि ADHD है. तो सबसे पहले तो ये देखो कि उसकी हर एक्टिविटी को आपने वेलकम करना है. दूसरी बात आपको क्या करनी है कि आपको जब दिखता है कि उसने कुछ चीज गलत की है, तो आपको एक क्वेश्चन रेज करना है. वो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप जो ये कर रहे हो या आपने जो ये किया ठीक किया. जैसे बच्चे ने मेज से गिलास गिरा के तोड़ दिया, अब तो थप्पड़ मार के तो और बढ़िया काम हो गया. उसको ये लगता है कि एक गिलास तोड़ो इज इक्वल टू एक थप्पड़ ऑफ द मॉम. वो तो ये उसकी कंडीशनिंग ऐसे होगी. लेकिन अगर उसने एक गिलास तोड़ा शरारतें करते करते और आपने उसको एक क्वेश्चन रेज किया कि क्या ये ठीक था, तो अब बच्चे की इंट्रोस्पेक्शन शुरू हो गई कि नहीं ये तो गलत हो गया भाई, मैंने तो गलत किया. Then he will feel sorry also, he will try to change his behavior for the future also. वो सब बातें बात की. तो आपको एक क्वेश्चन क्रिएट करना है उसके सामने. उसको एजुकेट नहीं करना, उसको समझाना नहीं है, क्वेश्चन रेज करना है. एक और बात आप ऐसे बच्चों के लिए कर सकते हो, वो ये है कि उसको आप एक तरीका बता सकते हो कि should I tell you another better way of doing the same thing which you did it? So if you are doing it in a good way is fine. Should I suggest you something else? So this will also help.
तो इस तरह की चीजें आपको करनी है। आपको ट्रेनिंग मोड पे नहीं रहना, आपको स्पोर्टिव मोड पे रहना, चाहे नॉर्मल बच्चा है चाहे स्पेशल बच्चा है। Thank you, sir. सर थोड़ा सा टाइम का अभाव है, तो हाँ मैं आगे का समय उपेंद्र पाल सर को सौंपना चाहूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, मैं डॉक्टर विकास भतेजा जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ, और आज सर आए और हमारे साथ जुड़े, और आज हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट को बड़े सरल शब्दों में अच्छे तरीके से ज्ञान दिया, समझाया, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सर ने स्ट्रेस का मुकाबला करना, मैनेजमेंट करना, ये सब चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से बताई, और जो भी स्टूडेंट्स ने प्रश्न पूछे उनका बड़े अच्छे और सरल तरीके से जवाब दिया, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। और मिस्टर हरिराम वर्मा जी, जिन्होंने पूरे वेबिनार को सफल बनाने में बहुत अच्छा योगदान दिया है, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी पार्टिसिपेंट जिन्होंने अच्छे से सुना और समझने का प्रयास किया, क्वेश्चन पूछे, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी डायरेक्टर मैम नित्का मैम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें इस तरीके से एक अच्छी गाइडलाइन देके, एक अच्छी तरीके से गाइड करके सिखाते समझाते, और इस तरह से ये काम हमारा जूम ऐप पे आज हो रहा है, जिससे काफी बच्चे, काफी स्टूडेंट्स लाभान्वित हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। और चलते चलते एक लाइन बोलेंगे, कहीं महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी बादलों की तरह पर्वतों से डरते हैं, ये कैंचियां हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी, कि हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। और थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, हमारे बीच थैंक में आने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए थैंक यू उपेंद्र सर, बहुत अच्छी लाइनें सुनाने का हौसला मिला। और मैं एक बार फिर से विकास सर को और सारे ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और फिर से आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।